हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 17 से 23 मई 17 टू 23 मई का वीकली करंट अफेयर्स। और इस वीकली करंट अफेयर्स के लिए मैंने चूज़ किए हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो चूज़ किए गए हैं। तो किसी ने अगर हमारा वीक में डेली का जीके नहीं देखा है, जो डेली का टाइम रहता है 6 AM, तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो ये वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे तो उससे सारा आपको कवर हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा कम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन 50 हैं और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो आप जो है अगर डेली देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देख रहे हैं तो ये ज़रूर देखिएगा, और जो डेली देख रहे हैं उनके लिए भी एक रिवीजन होगा। दूसरा, धाकड़ कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहा है और वो निःशुल्क तैयारी है, यानी ये लाइव क्लासेस आपको घर बैठे जो है फ्री तैयारी करवाती है। इन लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति उधर नहीं देख रहा है तो वो ज़रूर देखिएगा। आपका लाइव क्लास का शेड्यूल है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। तो 8 से 9 आपका मैथमेटिक्स रहता है, 9 बजे से 10 बजे तक आपका रीजनिंग सेशन रहता है, 10 बजे से 11 बजे तक आपका हिस्ट्री रहता है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रहा है, 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपका इंग्लिश रहता है, और 12 बजे आपका ज्योमेट्री का पोर्शन रहता है, एडवांस मैथ्स का। इसी के साथ साथ जो है हम आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी लेके आने वाले हैं। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हमारी एक स्टार फैकल्टी हैं जिनके काफ़ी लाखों व्यूज़ हैं, पहले भी आप देखिएगा कुछ वीडियोस उनके पड़े हुए हैं, तो उनका लाइव लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका एसएससी के छोटे मोटे टॉपिक या एसएससी का पेपर सॉल्यूशन इवनिंग में हमेशा आता है 7 से 8 के बीच में। और मैं इस करंट अफेयर्स के अलावा बैंकिंग का सेशन भी आपके लिए लेकर आता हूं, जो कि रात का 9 बजे का उसका प्रीमियर रहता है। कई बार बीच बीच में वो आता रहता है, वो सीरीज चल रही है, करीब 15 वीडियोस मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के लिए डाल दी, तो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से हम 7 से 8 घंटे डेली आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं। इनका फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक इस क्लासेस को पहुँचाइए ताकि वो भी इनसे बेनिफिट हो और हर जगह जो है ये चीज़ें आप बता पाएँ, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, वो ले पाएंगे उसको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो है हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है द तंजावुर नेति वर्क्स एंड अरुम्बवुर वुड कार्विंग हैव बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी इनको भौगोलिक संकेतक मिला है। ये दो चीजें जो मैंने बताई है, एक तो तंजावुर नेतिवर्क और अरुम्बवुर वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेतक मिला है, जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो इनको तंजावुर नेतिवर्क अरुम्बवुर वुड कार्विंग को मिला है ये संबंधित है तमिलनाडु से। अब जीआई टैग का मैं कई बार बता चुका हूँ, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्षेत्र विशेष की वस्तुओं को जो वहाँ प्रमुखता से होती हैं उसको एक पहचान दिलाने के लिए होता है, ताकि वो वस्तुएं उस जीआई टैग का इस्तेमाल करके अपना जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो बता पाएँ कि हाँ ये जीआई टैग है, मतलब ये वस्तु वहीं की बनी होगी। जैसे राजस्थान में आपका भुजिया जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो वो भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो बीकानेरी भुजिया अगर यूज़ करते हैं तो वो वर्ड वही यूज़ कर पाएंगे। जीआई टैग का मैंने पहले बताया भी था, आप डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप डेली वीडियो देखिएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आता हूँ उसमें। फिर भी मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ कि जीआई टैग जो है वो कॉमर्स, हमारा जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके अधीन जो है एक डिपार्टमेंट है। तो हमारा जो मैंने बताया कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके अधीन एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं DIPP। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो है इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, इसके थ्रू जो है ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग के लिए जो हमारा एक्ट बना हुआ है वो है गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्टेड। जीआई टैग के लिए जो हमारा एक्ट बना हुआ है वो आप चाहे तो लिख लीजिएगा, गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 ये बना हुआ है। अब जीआई टैग के बारे में अगर थोड़ा और भी बात कर लें तो जीआई टैग जो है किसको मिला था, सबसे पहले भारत में मिला था दार्जिलिंग टी को, और दार्जिलिंग टी के बाद अभी रिसेंट में कई सारे को मिला है। तो मेरे डेली वीडियो में आप देख लीजिएगा उनको, जैसे कदलाई मिठाई को मिला है कदलाई मिठाई जो है तमिलनाडु की उसको मिला है, ब्लैक राइस मणिपुर का है, टेराकोटा की जो खिलौने बनते हैं गोरखपुर के हैं, सेफरन जो है कश्मीरी केसर को मिला है, तेलिया रुमाल है तेलंगाना का, सोहराई खोवर है झारखंड का, इन सबको अभी अभी मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो आज 50 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लॉन्ग मार्च 5B नाम का एक रॉकेट जो अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर हाल ही में गिर गया था, वह किस देश के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा था? तो ये चाइना के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा था। चाइना जो है आपका जो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजना चाह रहा है। हालांकि उसने 2003 में मानव भेज दिया था, लेकिन ये तैयारी कर रहा है, ये वहाँ पर अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। तो उसी के लिए मानव भेजने और दूसरी सामान भेजने का ये जो काम कर रहा है, तो उसके लिए इन्होंने बड़ा एक रॉकेट भेजा था, लॉन्ग मार्च 5B। तो ये लॉन्च करने के 5-6 दिनों के बाद ही वापस पृथ्वी पर आकर गिरा था। और पिछले 30 सालों में इतना मलबा कभी भी किसी रॉकेट का नहीं गिरा है। 30 सालों पहले गिरा था रशिया का। तो ये स्पेस में क्या कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेस स्टेशन का नाम जो है इन्होंने तियानवेन रखा है, तियानवेन नाम से स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, उसी के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आप चाइना का बात कर रहे हैं, ऐसा ही आपको पता होगा कि इंडिया भी जो है हमारा एक अंतरिक्ष मिशन कर रहा है, गगनयान। और गगनयान जो है उन्होंने बोला है कि इसमें मानव मिशन को भेजा जाएगा और इसमें आपको पता होगा कि 4 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया है। और बेंगलुरु में जो है इसका चिल्लूकेरे में इसका जो है ट्रेनिंग सेंटर भी आपका बनाया जा रहा है। हालांकि बेंगलुरु के चिल्लूकेरे में जो ट्रेनिंग होगी, उससे पहले उनकी रशिया में इन 4 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। इसके लिए वो एक पहले देखने के लिए कि वहाँ पर मानव को क्या डिफिकल्टीज आएगी, एक ह्यूमन रोबोट भी भेजेंगे, जिसको पता होगा आपको व्योम मित्र नाम दिया गया है। तो अगर आप लिंक कनेक्ट करेंगे जीके का, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में निकल कर आएंगी। तो ये डेली के जीके में हम यही करते हैं कि 10 MCQs पर बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टेड है उनको दिखाते हैं। तो 20 मिनट आप रोज देख सकते हैं और 20 मिनट रोज जो है आपका डेली जीके तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Y2K समस्या हाल ही में अखबारों में जिक्र हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित थी। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में डेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी और मोदी जी ने अपने भाषण में हाल ही में जिक्र किया था। तो ये Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व बैंक ने $145 मिलियन का जो है समझौता पश्चिम बंगाल के साथ में किया है। और ये $145 मिलियन का जो समझौता किया है, उसमें किस नदी घाटी क्षेत्र और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य करने का प्रस्ताव है। यानी देखिए, नदी घाटी क्षेत्र जो कमांड एरिया होता है, एक नदी के चारों ओर जो नदियां मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी या जो उसकी सहायक नदियां वो मिलती है, ये सारा एरिया मिलाकर उसका कमांड एरिया कहलाता है। तो इनसे उस नदी में बाढ़ आती है, तो यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण या यहाँ पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधाएं, नहरें निकाल दीजिए, ये काम किस नदी के लिए करने का प्रस्ताव है अभी? तो ये काम जो है करने का प्रस्ताव है उनका हुगली नदी का। तो ये हुगली नदी जो है इसको नहीं, ये हुगली नदी नहीं है, ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है सहायक नदी है हुगली नदी की। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन 4 नंबर टिक करिएगा। दामोदर नदी का जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई नियंत्रण का कार्य है, उसके लिए $145 मिलियन का समझौता हुआ है। और इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं कि वहां पर बाढ़ बहुत आती है इससे, और बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसीलिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जैसे बिहार में बहुत बाढ़ आती है और कोसी नदी को जो है आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक ने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। निम्न में से किस स्टेडियम को हाल ही में कोविड-19 के संगरोध के अंदर, संगरोध का मतलब क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, जहां 2011 का विश्व कप आयोजित हुआ था? तो ये वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई का, जिसको करीब 1 लाख बेड के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये 1 लाख बेड जो है, इसके लिए MCA जो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने मुंबई जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको लेटर लिखा है और ये बोला है कि इसको हम इसमें तब्दील करने जा रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस कंपनी के द्वारा एक स्मार्टफोन सरफेस ड्यूओ लॉन्च किया जा रहा है? और ये सरफेस ड्यूओ फोन है वो एंड्रॉइड 10 पर आधारित होगा। तो आपको पता होगा कि अलग अलग वर्जन होते हैं एंड्रॉइड के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। तो ये लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 10 उस पर आधारित होगा। तो कौन लेके आ रहा है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट लेके आ रहा है। ये नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो ये नीचे इस तरीके का फोन होगा और ये फोल्डेबल फोन होगा। फोल्डेबल फोन का मतलब देखिए, ये यहाँ पे जो है ये जॉइंट है, और इस फोल्डेबल फोन को ये 2 सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, इसलिए आपको ड्यू सरफेस बोला जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट जनरली आपका जो आपका खुद का विंडोज़ वाला सिस्टम लेता है, यूज़र इंटरफेस या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें जो है वो क्या लेने वाला है? एंड्रॉयड लेने वाला है। चलिए, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के द्वारा अपने GDP पर उधार लेने की सीमा 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए 3% से बढ़ाकर अभी हाल ही में इसको 5% कर दिया गया है। ये क्या है? अभी देखिए, आपको पता होगा कि राज्यों को कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उनके पास पैसा नहीं और वो पैसा उधार मांग रहे हैं केंद्र से।
लेकिन केंद्र जो है उनको जीडीपी का 3% तक ही उधार दे सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, सीमा बढ़ा दी है कि एक स्टेट की जितनी जीडीपी होगी उसका 5% तक उधार उनको दिया जा सकेगा। और ये जीडीपी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डेली जीके में जब भी ऐसा टर्म आते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है या इन्फ्लेशन क्या होती है, तो मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अभी सिर्फ हम आंसर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जैम ट्रिनिटी जो हाल ही में चर्चा में था, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो आपको पता होगा, मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि जो जैम है, JAM, उसकी जो त्रिसंधि है, उसके द्वारा हमने काफ़ी सारी चीज़ों को भारत में इम्प्लीमेंट किया और ये हमारे लिए बहुत सहायक भी सिद्ध हुई है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए, जैम का मतलब होता है जनधन, जो PMJDY अकाउंट है, ए का मतलब होता है आधार और M का मतलब होता है मोबाइल। तो मोबाइल के थ्रू और आधार के थ्रू जनधन अकाउंट जोड़ेगा और वहाँ पर सीधा उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सीधा लाभ हस्तांतरण जो किया गया, सीधे अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, सब्सिडी के दूसरे भी, जैसे अभी हज़ार रुपये भेजे थे कोविड-19 के प्रॉब्लम के कारण। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ही ये जो तीनों हैं, इन तीनों के कारण एक व्यक्ति को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका सीधा अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें मनी शामिल नहीं है। ये तीनों की जो त्रिसंधि है वो ये तीनों की त्रिसंधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक मशीन खरीदी गई है नई, जो रोज 1200 कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखती है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को सौंप दी है। तो ये कौन सी मशीन है? तो ये मशीन का नाम है कोबास 6800। ये जो मशीन है, ये दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय या केंद्रीय जो दिल्ली के राष्ट्रीय मेडिकल, राष्ट्रीय चिकित्सा मंत्री है, इसको क्या बोलेंगे, चिकित्सा मंत्री को हेल्थ मिनिस्टर, जो राष्ट्रीय हेल्थ मिनिस्टर है, कभी कभी हम कुछ वर्ड्स याद नहीं आते हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये मशीन जो है ये सौंप दी है। और ये मशीन जो है करीब 1200 टेस्ट रोज कर पाएगी, एक ही बार में एक साथ भी कर पाएगी। और RT-PCR टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका माउथ का या नोज से स्वैब लिया जाता है और स्वैब को प्रोसेस करके टेस्ट किया जाता है कोरोना का, तो वो टेस्ट ये करेगी। और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन सौंपी है इन्होंने, ये NCDC को सौंपी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसको ये मशीन सौंपी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो NCDC 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ये मशीन सौंपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है आपका हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम जो फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ के बीच में एक बॉन्डिंग रहे और उस फैमिली के दिवस को मनाने के लिए फैमिली जो डे मनाया जाता है, उस दिवस को हम इस तरीके से मनाते हैं कि हमारे जितने भी परिवार के बीच में एकजुटता रहे। और जॉइंट फैमिली स्पेसिफिकली आप देखते होंगे कि कई बार वहाँ पर बिखराव की समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाते हैं हम हर बार 15 मई को, तो ये अभी 15 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार कैंटीन में केवल किस संगठन की कैंटीन में केवल जो है भारतीय उत्पाद की बिक्री होगी? तो भारतीय उत्पाद की बिक्री ही करेंगे, ये अभी अमित शाह ने एक अनाउंसमेंट किया था। और इस अनाउंसमेंट के अनुसार उन्होंने बोला था कि CAPF जो है, CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, तो ये 3rd नंबर ऑप्शन है आपका। इसके कैंटीन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन कैंटीन से सामान की खरीदारी करते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल हमारे जो घरेलू या डोमेस्टिक ब्रांड है उन्हीं को बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, स्वदेशी को प्रमोशन मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी ये कदम अच्छा साबित होगा। जैसे निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में बोला था कि 200 करोड़ रुपए के जो टेंडर होंगे वो किसी भी विदेशी कंपनी से नहीं लिए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए के टेंडर जितने भी प्रोक्योरमेंट होगा, खरीदारी होगी, वो भारतीय कंपनियों से लिए जाएंगे। तो ये CAPF है। और ये मैंने डिटेल में उस दिन बताया भी था आपको कि CAPF में आपका BSF भी शामिल है, असम राइफल भी शामिल है, इंडो तिब्बतन पुलिस जो बॉर्डर पुलिस है वो भी शामिल है, इसमें आपका SSB भी शामिल है, सीमा जो आपका सीमा सुरक्षा बल है, इसमें आपका NSG भी शामिल है। NSG का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। ये बहुत सारे जो हमारे CAPF हैं, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जो सीधा होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट करते हैं। तो ये आर्मी से अलग है, कई सारा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल में किस बीमारी के लिए जेड स्कैन विधि IIT धनबाद और CSIR के द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो है पार्किंसन एक बीमारी होती है जो न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड होती है, और इसके लिए एक नई विधि, इसको खोजने के लिए, इस बीमारी के लक्षण के लिए जेड स्कैन विधि जो है IIT धनबाद ने इसको किया है। और CSIR जो मैंने बताया, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने क्या किया है, एक विधि खोजी है जिसको जेड स्कैन विधि बोला जा रहा है पार्किंसन के लिए। पार्किंसन मैंने बताया कि न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी मसल्स जो होती हैं वो रिजिड हो जाती है, आपको इंस्ट्रक्शन अपनी मसल्स को देते हैं तो डिले मूवमेंट होता है उनमें, बैलेंसिंग आपका शरीर का जो है पुअर हो जाता है, आप कहीं पर खड़े हैं तो पता नहीं लगेगा आपको कि आपका बैलेंसिंग क्या है, तो आप हिलते डुलते रहेंगे या गिर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बीमारी में होती है और काफ़ी सारे मरीज इसके लिए। तो जेड स्कैन विधि जो है आपको पूछा जा सकता है किस बीमारी के लिए, पार्किंसन के लिए। अगले की बात करें, हाल ही में किस कार्यक्रम को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जनजातीय युवाओं की डिजिटल स्किल के लिए विकसित किया गया। तो ये गोल नाम का प्रोग्राम है जो हमारे जनजातीय विकास मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया है। तो इंटरनेट के माध्यम से उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें फेसबुक इन्वॉल्व है, यानी फेसबुक और भारत सरकार के सहयोग से ये मिशन चलाया जा रहा है। गोल का फुल फॉर्म भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम। गोल का फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम। तो गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम। और ये जो है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो अर्जुन मुंडा है उन्होंने लॉन्च किया है। तो उनमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाएगी, लाइफ स्किल्स बताए जाएंगे, लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनमें डेवलप की जाएगी। तो जनजातीय युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें बोला गया है कि करीब 5,000 युवाओं को सिलेक्ट करेंगे और इन 5,000 युवाओं की मेंटरिंग करने के लिए 2,500 जो है व्यक्तियों को भी वो लेंगे साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक ने हाल ही में किस GIF प्लेटफॉर्म को $400 बिलियन की डील में खरीदा है? तो ये गिफी नाम का प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म ये हाल ही में फेसबुक ने एक बड़ी डील में $400 बिलियन की डील में इसको खरीद लिया है। GIF आप देखते होंगे एक फाइल होती है जिसमें आपका GIF फाइल ऐसा लिखा हुआ होता है और आप जो है उसको वीडियो टाइप ही वो कन्वर्जन हो जाता है उसका। इसको ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। तो कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए, ये न्यूयॉर्क की बेस्ड कंपनी है और 2003 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये GIF जो है इसको इंस्टाग्राम से फेसबुक लिंक कर देगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है और कई सारी मौतें भी हर साल होती है, तो उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य सभा की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये बैठक जो है जेनेवा में आयोजित की जा रही है। हालांकि भारतीय जो मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने वर्चुअली मीटिंग में भाग लिया है। लेकिन ये जो मीटिंग में बात कर रहा हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक सभा है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसको बोलते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग जो है 2 साल में एक बार होती है। और यहाँ पर ये अपडेटेड न्यूज़ है कि जो जैसे WHO है, इसमें एक तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, एक इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और एक जो होता है इसके महानिदेशक होते हैं। तो महानिदेशक तो आपको पता है, इथोपिया के, कई बार बता चुका हूँ, जो मेरे डेली वीडियो को देखने वाले हैं उनको तो रट गया होगा कि टेड्रोस अधेनोम जो है उसके महानिदेशक हैं और ये इथोपिया के हैं। और ये जो WHO है, असेंबली होती है हर 2 साल में, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुनती है। तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है अभी कि भारत को इसका चेयरमैनशिप मिली है और भारत से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो इसका चेयरमैनशिप करेंगे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो स्पेसिफिक है वो अगर आप बात करें तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉफ्ट बैंक ग्रुप किस देश से संबंधित है जिसे वित्तीय वर्ष 19-20 में $8.9 बिलियन का घाटा हुआ है? तो ये सॉफ्ट बैंक ग्रुप है और इसको हाल ही में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो, 1 मिनट होल्ड करिएगा थोड़ा, ये जो ग्रुप है सॉफ्ट बैंक ग्रुप, ये जापान का है और जापान में भी इससे रिलेटेड एक और खबर थी कि जापान का जो सॉफ्टवेयर ग्रुप है, इससे अलीबाबा के जो स्थापक है जैक मा, उन्होंने भी संन्यास दे दिया था।
तो उन्होंने भी यहाँ पर जैक मा ने संन्यास लेने का मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। सॉफ्टवेयर बैंक ग्रुप में वो डायरेक्टर के पद पर थे। और ये जो जापान का सॉफ्टवेयर बैंक ग्रुप है ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह काम करता है। और इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब होता है कि कई भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता रहता है, दूसरों को भी सलाह देता है, खुद भी इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो कई बार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न नहीं आता तो उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो 8.9 बिलियन का घाटा बहुत बड़ा घाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी टेक कंपनी को अमेरिका में पूर्ति से संबंधित बाधाओं को सामना करना पड़ रहा है? तो हुवेई एक ऐसी कंपनी है जिसको ये सामना करना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इसको जो है चीज़ें दिक्कत आ रही है। और चाइना और आपका अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका खामियाजा जो है हुवेई को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि चाइना ने भी बोला है कि जो एप्पल कंपनी है, एप्पल का बहुत सारा प्रोडक्शन, उसका एप्पल का 14% रेवेन्यू जो है चाइना से आता है वर्ल्ड का। तो वो बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ भी हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह छेड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना और अमेरिका जो है एक दूसरे के आमने सामने आजकल हो गए हैं और अमेरिका जो है इनके खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है चाइना के खिलाफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिकार निर्गमन? अधिकार निर्गमन का मतलब होता है राइट इशू जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ये जो राइट इशू है, ये राइट इशू का मतलब होता है कि आप कोई भी शेयर अगर जारी करेंगे तो सबसे पहले उसको मौका देंगे जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर है, अभी जो वर्तमान में शेयर होल्डर है उनको आप मौका देंगे। तो ये RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये शेयर लेके आने वाली है। और अभी जिसके पास 15 शेयर है रिलायंस के, उसको एक शेयर दिया जाएगा, 1:15 के रेशियो में शेयर दिया जाएगा। जनरली राइट शेयर तब लाया जाता है जब कंपनी की स्थिति खराब होती है, लेकिन रिलायंस इसका उल्टा अपवाद है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस देने के पर्पज से इसको लेकर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने महीनों तक IBC कोड के तहत डिफॉल्टर के विरुद्ध केस नहीं दर्ज होंगे? तो IBC जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है और इसमें कोई कंपनी अगर दिवालिया हो जाती है तो उसके तहत आप इस कोड के तहत जो है भारत में NCLT का गठन किया गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन अभी बोला है कि चूंकि अभी व्यापारी मुश्किल में है, उनके NPA भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसमें यह बोला गया है कि आप जो है 12 महीने के लिए डिले कर लीजिए, यानी फ्रेश केसेस जो होंगे इसमें 12 दिनों तक नहीं होंगे। अगर कोई केस NCLT में चला जाता है या पुराने केस जो NCLT में है उनको 180 दिन में निपटाया जाता है, ताकि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई है तो या उसकी संपत्ति को बेच बूझ के लोगों को दे दिया जाए पैसा, तो वो भी नहीं अटके, उसके लेनदार हैं, या फिर उस कंपनी का चलाने का कोई प्रोग्राम हो तो उसको भी रिजोल्व करने के लिए इसमें इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाती है। तो दोनों में से किसी तरीके से उस कंपनी को चलाया जाए, या तो बेच दिया जाए या फिर चलाया जाए। इसी के लिए NCLT है, क्योंकि एक बार कंपनी बनाना बहुत ईजी है लेकिन उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लॉ हैं। उसी के लिए ये जो IBC कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये 2016 में जो है इसको लाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम को विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन शिक्षा पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये बहुत सारे कार्यक्रम अभी निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किए थे। उसमें जो सबसे प्रमुख इनका कार्यक्रम है वो है ई-विद्या। तो ई-विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और इस ई-विद्या कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। जैसे एक तो 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू करेगी 30 मई से। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि दीक्षा एक प्लेटफॉर्म सरकार ने पहले ही बनाया हुआ है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही वहाँ पर सीख सकते हैं उस पोर्टल पे जाकर। और ये जो है एक तरीके से सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि स्वयं प्रभा पोर्टल जो है, स्वयं पोर्टल जो है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि DTH के बहुत सारे चैनल इन्होंने स्पेसिफिक कर रखे हैं, करीब 32 चैनल इन्होंने बोल रखे हैं जहाँ से ये लाइव करते हैं चीज़ों को और वहाँ पर कई सारी क्लासेस डालते हैं। तो अभी इसी के तहत इन्होंने क्या बोला है कि 1 क्लास 1 चैनल, यानी 1 से 12वीं तक 1 क्लास 1 चैनल का प्रावधान रखा है, यानी 12 चैनल और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, जिसमें एक चैनल पे एक ही क्लासेस से रिलेटेड जो है वीडियो आएंगे। तो दीक्षा भी है, आपका स्वयं प्रभा भी है, फिर आपका ई-विद्या कार्यक्रम है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये घर बैठे शिक्षा के लिए साधन की बात की जा रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फैमिली सेफ्टी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, गूगल हटा दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उनको अगर वो कई सारा देर मोबाइल देखते हैं और उनको अगर हमें ट्रेस करना है कि वो क्या देख रहे हैं, कितने देर मोबाइल देख रहे हैं, तो उसे टाइमर से रिलेटेड और ऐप की इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी ऐप वो खोल रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस फैमिली सेफ्टी ऐप में मिलेगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट की अगर बात करें, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा हाल ही में जियो में 1.34% शेयर खरीदने वाली चौथी कंपनी बन गई है? तो चौथी कंपनी का मतलब पहले फेसबुक ने खरीदा है, फिर आपका सिल्वर लेक ने खरीदा है, फिर आपका विस्टा इक्विटी ने खरीदा है। तो ये 3 कंपनियां थे, थोड़ा थोड़ा शेयर सबने खरीदा है। और सबसे ज़्यादा शेयर जो इसमें फेसबुक ने खरीदा है 9.9%, यानी करीब 10% शेयर तो फेसबुक ने खरीद लिया है। अभी एक नई कंपनी आई है जिसने भी इस फेसबुक में
डील किया है और इस फेसबुक के जो ये शेयर खरीदे हैं इस कंपनी ने, उसके बदले में इस कंपनी ने 6,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और ये कंपनी है जनरल अटलांटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशाखापट्टनम में स्टाइरिन गैस लीक मामले की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नीरव कुमार उसके अध्यक्ष बने, जो हमारे पर्यावरण सचिव हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। आपको पता होगा कि विजेग या वाइजेग जो विशाखापट्टनम का ही दूसरा नाम है, वहाँ पर एलजी पॉलीमर्स एक कंपनी है, वहाँ पर ये स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी और कई सारे लोग भी मारे गए थे। तो उसी की जांच के लिए ये कमेटी गठित की गई है। इसी तरीके का एक इंसिडेंट जो है 2 से 3 दिसंबर की नाइट को 1984 में भोपाल में भी हुआ था। तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई थी, उसमें तो लाखों लोग मारे गए थे। तो ये बड़ा हादसा नहीं हुआ, यहाँ पर टल गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय माइग्रेंट सूचना प्रणाली, यानी जितने भी माइग्रेंट है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको ट्रैक करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण जितनी भी आपदाएं आती है भारत में, उसको निपटने के लिए ये बनाया गया है। तो इसके द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो आपको बताना है कि ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया। तो बनाया तो एनडीएमए के द्वारा बनाया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन ये लॉन्च जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो एनडीएमए जो है भारत में एक संस्था है जो ये काम करती है कि जितने भी ये आपदाएं आती है उसको दूर करने का काम करती है। इसका 2005 में इसका गठन किया गया था। जो सुनामी वगैरह आई थी भारत में और गुजरात में भूकंप आया था, उसके बाद 2005 में किया गया था। इसी के तहत भारत में आपने सुना होगा उड़ीसा में अम्फान तूफान आ रहा है, उससे लड़ने के लिए, उससे बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ को वहाँ भेजा गया है। तो इसी एक्ट के तहत जो एनडीआरएफ की टीम बनाई गई है, इसमें 8 बटालियन बनाई गई है और उसकी कई सारी टुकड़ियाँ हैं, तो वो वहाँ पर भेजी गई है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो ये एनडीआरएफ इसी के तहत गठित किया गया है। ठीक है। एक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताना रह गया है कि इस स्टाइरिन गैस मामले में एनजीटी ने इस एलजी पॉलीमर्स को बोला है कि आप जो है 50 करोड़ का जो है अभी पैसा जमा कराइए क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हुआ है। तो इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में मैंने उस डेली वीडियो में बताया था, आप एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेसेट जो है किस देश की संस्था है? तो नेसेट जो संसद है, तो ये इसराइल की संसद है। अभी मैं बात नहीं करूँगा, उस दिन मैंने इसराइल का पूरा जो इतिहास है वो सारा बता दिया था कि जूस का क्या इतिहास है और वहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, गाज़ा, वेस्ट बैंक, क्या चीज़ें हैं, वो सारा मैंने बताया था। तो ये जो है मैंने उस दिन बता दिया था, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। हाँ ज़रूर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर इसराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं तो अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? शोरा बोलते हैं। अजरबैजान की संसद को बोलते हैं मेली मजलिस। और इसके अलावा जर्मनी की जो संसद है उसको बोलते हैं बुंडेस्टेग, है ना। और इसके अलावा ईरान की संसद तो मजलिस है ही। एक आपका देखिए, मैंने 2 बताया, अजरबैजान की संसद मेली मजलिस है और ईरान की संसद भी मजलिस है। जापान की संसद डाइट है, जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। रशिया की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। भारत की संसद तो भारतीय संसद पार्लियामेंट ही बोलते हैं। तो अलग अलग संसद के नाम हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसराइल उस दिन बताया था, तो इसराइल से रिलेटेड ये मैप था। ये कहानी आप उस दिन देख लीजिएगा, उस दिन के वीडियो में आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये 20 मई का वीडियो था। ये 20 मई के वीडियो में ये कहानी पूरी सुन लीजिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, भारत में या विश्व में जितने भी म्यूजियम हैं, उन म्यूजियम से रिलेटेड संवर्धन और उस म्यूजियम से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो ये म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को, और 17 मई को भी एक हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है। तो हाइपर टेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है, म्यूजियम डे जो है 18 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एतालिन हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसका अभी हाल ही में बहुत सारा विरोध हो रहा है? तो ये विरोध हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और वहाँ पर एक दिबांग नदी है और दिबांग की भी 2 सहायक नदियाँ हैं, उन पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा? वहाँ पर इकोलॉजिकल डैमेज होगा, करीब 2,70,000 पेड़ काटे जाएंगे, बहुत सारे गाँव विस्थापित होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। तो ये आप एतालिन प्रोजेक्ट याद रखिएगा, दिबांग नदी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एक ये देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैंने मैप लिया था एतालिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये आपको दिख रहा होगा, ये भारत है और भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है, ये जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ये पैलियाटिक रीजन है। तो ये बायोजोग्राफिक रीजन है और ये भारत का जो है इंडो मलायन रीजन है। तो ये दोनों का जंक्शन है, ये रीजन और ये रीजन दोनों यहीं पर मिलते हैं।
तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया भी है। और विश्व में ऐसे 8 बायोजोग्राफिक रीजन बांटे गए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा मैप में, ये नियार्टिक है, ये पेलियार्टिक है, ये नियो ट्रॉपिकल है, ये इथोपियन है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन है। तो ये अलग अलग रीजन इसके बांटे गए हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कचरा मुक्त शहर के स्वच्छता सर्वे का परिणाम निकाला है? तो ये किस मंत्रालय ने निकाला है? हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने निकाला है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि स्टार रेटिंग की है, किसी को 5 स्टार दिया है, किसी को 3 स्टार दिया है, किसी को 2 स्टार दिया है, ऐसे अलग अलग स्टार दिए हैं। तो जैसे मुंबई है, राजकोट है, इंदौर है ना, अंबिकापुर है, इन सारे को इन्होंने क्या किया है, 5 स्टार दिया है। और दूसरे जो हैं बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनको 3 स्टार दिया है, करीब 65 सिटीज़ जिनको 3 स्टार दिया है। ये स्टार किसके लिए दिया जा रहा है? ये जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी कचरा या अर्बन सिटीज़ में होता है, जो रोज लोग जो है वेस्टेज करते हैं, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो जो सिटीज़ इसका मैनेजमेंट करने में अच्छे हैं उनको 5 स्टार इसमें दिया है। हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर है वो हरदीप पुरी है, ये ध्यान रखिएगा, हरदीप पुरी। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पू धारा नाम के भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा गया है? तो देखिए चाइना हम पे प्रेशर बना रहा है और चाइना के कहने पर नेपाल ने ऐसा किया है। एक तो उसने विरोध जताया है, दूसरा अपना एक नया मैप भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये क्षेत्र जो ऊपर लिखे गए हैं इन क्षेत्रों को अपने मैप में किया है, जबकि ये भारत के मैप में। तो ये नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये मैप में ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ यहाँ पर ये मैप है। और ये जो नेपाल ने ये टेरिटरी जो भारत का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, यहाँ पे उन्होंने ये मैप को अपने देश में दिखाया। तो ये चाइना के कहने पर नेपाल ऐसा कर रहा है, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का नेपाल में चाइना ने कई सारा इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उसी के कहने पर ये नेपाल इस तरीके से कर रहा है। भारत ने हालांकि इसका बहुत बड़ा कंडेम किया है और बोला है कि ये जो है हमारा क्षेत्र है। एक्चुअली यहाँ पर एक संधि हुई थी, सगोली की संधि। अब देखिए मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, फिर अभी थोड़ा बताता हूँ। सगोली की संधि 1816 में हुई थी। सगोली की संधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक काली नदी बहती है और यहाँ पर एक गंडक नदी बहती है। तो काली नदी और गंडक नदी को जो है हमारी सीमा रेखा मान लिया गया था नेपाल की। लेकिन इसी में डिस्प्यूट है कि ये नदियों ने अपना डिस्कोर्स चेंज कर दिया, यहाँ पर अपना रास्ता थोड़ा बदल देती है तो सीमा बदल जाती है। दूसरा, ये नदियों की ट्रिब्यूटरी है, कई बार इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों में नेपाल बोलता है कि काली नदी ये है, भारत बोलता है काली नदी ये है। तो इसी से रिलेटेड इधर और इधर के एरिया में इनको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? तो जुबैर इकबाल जो है वहाँ का एमडी बनाया गया है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। इसके चेयरमैन तो आर.के. चिब्बर हैं ही, लेकिन इसका एमडी जो बनाया गया है वो एमडी बनाया गया है जुबैर इकबाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और इसका जो टैगलाइन मैंने बताया था, सर्विंग टू पावर जो है इसका टैगलाइन है। और जम्मू एंड कश्मीर हमारा राज्य भी नहीं रहा है, सेंट्रल टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी अब हो गया है। तो जीसी मुर्मू जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जीसी मुर्मू जो है वहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए। तो ये जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ डेली के, उसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई, किसानों की मदद के लिए लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल हैं और रायपुर वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि इस राज्य के द्वारा चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया है। चरण पादुका कैंपेन किसके लिए लॉन्च किया गया है? चरण पादुका कैंपेन जितने भी मजदूर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरी जगह, दूसरे राज्य में जो जा रहे हैं, उनके पास अगर चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, वो खाली नंगे पैर जा रहे हैं और इस गर्मी में उनको पैरों में छाले हुए जा रहे हैं, बहुत मुसीबत में वो लोग हैं। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये कैंपेन लॉन्च किया है कि उनको जूते चप्पल वगैरह प्रोवाइड किए जाए। तो थानों की मदद से उनको ये जूते चप्पल वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ के लालजी टंडन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, भोपाल वहाँ की राजधानी है। और मध्य प्रदेश ने अभी कई सारी योजनाएं लॉन्च की थी। जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। जीवन शक्ति योजना में क्या किया जाएगा कि मास्क बनाए जाएंगे और मास्क बनाकर क्या किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। तो उसमें 11 रुपये जो है वो दिए जाएंगे मास्क बनाने वाले को। जीवन अमृत योजना भी उन्होंने लॉन्च की थी। जीवन अमृत योजना में क्या किया जाएगा कि जीवन अमृत योजना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को काढ़ा या बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ होती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। FIR आपके द्वार योजना भी जो है MP ने लॉन्च की है। तो ये कई सारी योजनाएं जो है वहाँ पर लॉन्च की। एक संजीवनी वाहन जो है, संजीवनी वाहन भी कोविड-19 के टेस्ट के लिए किया गया है ताकि डॉक्टरों की सेफ्टी रहे इस वाहन में, अंदर से ही सैंपल ले पाएंगे आप।
नेक्स्ट है वुहान डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो फेंग फेंग है, एक महिला है जिन्होंने ये किताब लिखी है, और वुहान के दौरान जो वहाँ पर चीज़ें हुई है उसके बारे में इन्होंने कई सारे कच्चे चिट्ठे जो हैं वहाँ के खुले हैं। अब देखिए, ये मैंने चाइना का मैप आपको बताया, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो ये वुहान से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये वुहान यहाँ पर है चाइना में, ये आपको दिख रहा होगा, ये वुहान है, हुबेई है, वुहान है यहाँ पर, और यहीं जो है चाइना का एपिसेंटर बना था। यहीं से जो है चाइना में कोरोना फैला था और सारे विश्व में फिर फैल गया है। ये चाइना की कैपिटल है, आपको दिख रहा होगा बीजिंग, और ये भारत से लगा हुआ हिस्सा है। और ये आपको पता होगा कि अक्साई चीन जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। सिक्किम में जो है चाइना की बॉर्डर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना की बॉर्डर मिलती है, सिक्किम में बॉर्डर मिलती है, यहाँ पर बॉर्डर मिलती है। तो करीब 3488 किलोमीटर चाइना की बॉर्डर भारत से मिलती है, और यहाँ पर बहुत सारा डिस्प्यूट भी जो है चाइना के साथ में भी हमारा चल रहा है। यहाँ पर अक्साई चीन में एक प्योंगयांग लेक है, उस लेक में जो चाइना और भारत की बाउंड्री में फैली हुई है, आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, तो थ्री इडियट्स में जो क्लाइमेक्स सीन है वहाँ का, उसमें जो लेक बताते हैं वही लेक पे अभी यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। सिक्किम में भी नकुला पे झगड़ा चल रहा है, और नेपाल को तो भड़का ही रहा है इन चीज़ों के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इससे संबंधित मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि कौन सा खेल कोरोना वायरस अटैक के बाद में होने वाला पहला खेल बन गया है, यानी कोरोना वायरस अटैक के कारण आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो है चीज़ें अटकी हुई है, खेल कोई हो नहीं रहा है, सारे खेल जो है सारे खेल को क्या कर दिया है कि कैंसिल कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में भी एक बड़ा खेल होने वाला था जो फुटबॉल से रिलेटेड था, तो फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा बड़ा खेल होने वाला था 2020 में, जिसको रद्द करके 2021 में कर दिया गया, ये मुझे बताइएगा। इसका आंसर तो बुंडेसलीगा है, और बुंडेसलीगा जो है फुटबॉल से रिलेटेड ही एक फेडरेशन टाइप कप होता है, उसको जो है इन्होंने कर दिया गया है। जर्मनी की चांसलर आपको पता होगा एंजेला मर्केल है, और ये जो एंजेला मर्केल है ये विश्व की मोस्ट पावरफुल वुमेन में से एक है। ये फोर्ब्स की अकॉर्डिंग जो सूची जारी होती है उसमें फर्स्ट नंबर पर है। किस बैंक के द्वारा वीडियो के जरिए केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर लेने की शुरुआत की गई है? यानी आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ जो आप बैंक में जाकर जमा कराते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जमा कर पाएंगे। तो ये इनोवेशन किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। चलिए अगला अगला बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी कर दी है? तो रक्षा क्षेत्र यानी हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, इस डिफेंस सेक्टर में अभी एफडीआई बढ़ाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्वेस्टर्स जो है भारत से जा रहे हैं, और वो भारत से जो इन्वेस्टर्स जा रहे हैं उसमें इन्होंने सोचा है कि रक्षा क्षेत्र में थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर एफडीआई की लिमिट बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो है लोग आ जाएंगे। तो 74% किया है, पहले 49% था, अब जो है 74% उन्होंने कर दिया है। ऐसे ही कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे इंश्योरेंस में आपका 49 है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री जो फ़ोन वाली है उसमें आपका 100% है, इंश्योरेंस में 49 है। बैंकिंग की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी पीएसबीज हैं वो सरकारी बैंक है, उसमें 20% है, प्राइवेट बैंक उसमें 74% है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एफडीआई है। अब एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, ये मैंने सारा आपको पहले बता रखा है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेट.com। जेट.com कंपनी का ऑनलाइन मार्केट प्लेस, किस कंपनी का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसको हाल ही में बंद करने की बात की जा रही थी? वॉलमार्ट जो एक बड़ी कंपनी है यूएसए की, इसने अपना ऑनलाइन मार्केट यानी अमेजोन को टक्कर देने के लिए ये बनाया था, ये खरीदा था 2016 में, तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीब $2 बिलियन का नुकसान हुआ है, तो इसने इसको बंद करने की ठान ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि भारत बनाया, और भारत से हर्षवर्धन जो है वो ये सीट संभालेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में न्यू सुपर अर्थ की खोज की गई है, यह आकार आकार और ऑर्बिट में किस ग्रह के समान है? तो सुपर अर्थ है तो अर्थ के समान ही होगा, और अर्थ के समान ही ये ग्रह है, इसकी खोज हाल ही में की गई है। तो देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के बाहर का मतलब है कि ये एक्सो प्लेनेट है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये 8 ग्रह हैं। अब आपको पता होगा प्लेटो को तो बाहर कर दिया है, तो ये जो है नेपच्यून, यूरेनस, ये आपका जुपिटर, ये सैटर्न, ये आपका जो है अर्थ है, ये मून है, ये मार्स है, ये सारे ग्रह हैं, और इन सारे ग्रह पर तो सूरज का प्रकाश जाता है। इसके बाद ये बाउंड्री लाइन के बाद जो सूरज का प्रकाश नहीं जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सो प्लेनेट, और ये एक्सो प्लेनेट में ही इसको खोजा गया है। तो एक छोटा सा तारा है, उसके उसके जो है चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाता है, और ये जो इन्होंने काम किया है ग्रह खोजने का, ये काम किया है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक के द्वारा। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक के द्वारा जो है ये खोजा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? यानी आईआईटी और जेई की एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होता है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो है लॉन्च किया है एमएचआरडी ने। एमएचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके एमएचआरडी के मिनिस्टर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो राजीव गांधी की हत्या करने के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। आतंकवाद जो है बहुत ही घिनौना रूप है, लोगों को डराया जाता है और लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो उसको उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसकी याद करने के लिए उस चीज़ को, कि हम कैसे इससे निपटें, इन सारे मामलों पर डिस्कस करने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस व्यक्ति को हाल ही में भारत स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये जो है दिलीप उन्मेन को बनाया गया है। ये स्टील एसोसिएशन जो है भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको पता होगा क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत जो है सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। तो ये स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष दिलीप उम्मेन को बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कंपनी एक्ट में संशोधन की घोषणा की गई। ये कब चालू किया है? तो पुराना कंपनी एक्ट जो था वो तो 1956 था, लेकिन अब नया जो है वो 2013 है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2013। इसमें कई सारे संशोधन किए गए हैं और कई सारे जो क्रिमिनल ऑफेंस है उनको बदलकर सिविल ऑफेंस कर दिया गया है। सीएसआर के बारे में बात की गई है, जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात की गई है, और इसमें मैंने डिटेल्स आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस मंदिर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो ये कोणार्क का सन टेम्पल है, इसके बारे में ये बात की गई है। ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, और 10 रुपये के नोट पर भी इसी का जो है जिक्र है। नेक्स्ट की बात करें, आरबीआई ने हाल में किस हाल में अतिरिक्त स्थगन को मोरेटोरियम बोलते हैं, वो कितने दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये जो है 90 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी कि पहले भी मार्च, अप्रैल और मई में आपकी किस्तें जो है लोन की, मार्च, अप्रैल और मई में किस्तें नहीं ली जा रही थी, इसको मोरेटोरियम बोलते हैं। आप इसको हॉलीडे बोल दीजिए, हॉलीडे पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड, या फिर ईएमआई हॉलीडे बोला जाता है। यानी कि वो पीरियड जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं देना होती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देना होती है, आपको लोन की किस्तें नहीं चुकाना होती है। किस्तें नहीं चुकाएंगे तो भी एनपीए नहीं होगा। तो वो पहले तो सरकार ने 3 महीने बढ़ाया था, अब मई के बाद में जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए और इसको बढ़ा दिया गया आरबीआई ने। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, किस राज्य ने हाल में कोरोना के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए अनुबंध कृषि की शुरुआत की है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी, उड़ीसा ने की है, और इसने एक अध्यादेश लाके बहुत सारे नियम, रेगुलेशन, कायदे कानून बनाए हैं कि कैसे जो है लोग हैं जुड़ सकते हैं फार्मर से। और कोविड-19 के कारण आपको पता होगा सारा मार्केट जो है अभी डाउन है, तो ये क्या करेंगे, फार्मर को एक फिक्स इनकम हो जाएगी इससे। फार्मर से बोलेंगे ये फसल बोइए, और इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएगा, फार्मर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और जब फसल होगी तो वो जो इन्वेस्टर है इसका, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उसको खरीद लेगा। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर यह खरीदा जाएगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की समयावधि कितनी बढ़ा दी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिनमें सीनियर सिटीजन भाग ले सकते हैं। 60 साल के या 60 साल के ऊपर के लोग जो एक फिक्स अमाउंट जमा कराएंगे, तो फिक्स अमाउंट पर इनको क्या मिलेगा, फिक्स अमाउंट पर इनको एक पैसा मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। और वो करीब 7.5% ब्याज है, तो ये 7.5% ब्याज जो है उनको फिक्स दर से दिया जाएगा। इसमें जो है एलआईसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और एलआईसी ने जो है इसका टाइप किया है कि एलआईसी इसको एक इन्वेस्टमेंट करेगी इस फंड को, और अगर वो 7.4% एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट रेट है, तो 7.4% से कम का इन्वेस्टमेंट अगर एलआईसी को मिलता है, तो 7.4% से जितना कम मिलेगा वो भारत सरकार देगी। तो ये वय वंदन योजना जो है 60+ लोगों के लिए है। नेक्स्ट है, G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है? तो कैंप डेविड में होना है। वैसे तो आजकल सारे सम्मेलन वर्चुअली हो रहे हैं, लेकिन ये फिजिकली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। और ये जो नीचे मैंने एजेंडे बताए हैं इनके, ये 7 देश हैं। ये 7 देशों का प्रतिनिधित्व G7 में, विकसित देशों का एक संगठन है। इसमें पहले आपका G8 था ये, और G8 में रशिया भी शामिल था, लेकिन अब जो है रशिया नहीं है, तो G7 इसको बोला जाता है। और ये जो G7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के खिलाफ जो है ये सारे देश जो है एक साथ इकट्ठा होकर कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। तो G7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2014 में रशिया वैसे इससे अलग हुआ था। बाकी इसका जो स्थापना हुई है वो तो 1975 में हुई थी सीधा, लेकिन रशिया जो है इसको 1997 में जुड़ गया था, तो G8 हो गया था, लेकिन 2014 में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा 50वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को नाबार्ड का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो चिंताला गोविंद राजूला ये व्यक्ति हैं जिनको नाबार्ड का चेयरमैन किया गया। नाबार्ड के बारे में मैंने उस दिन काफ़ी सारा बताया था आपको, 1982 में स्थापित किया गया है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है। मैंने बहुत फास्ट इसको रिवीजन कराने की है। रिवीजन इसलिए कि जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाए, उनके लिए वीक में एक जीके आ जाए, और जो देखते हैं उनका एक रिवीजन हो जाए।
तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है, यानी कि 50 क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 40 से 45 मिनट में कर दिया है, जबकि रोज़ मैं 10 क्वेश्चन को 20 मिनट 25 मिनट तक समझाता हूँ। तो अगर 20-25 मिनट के हिसाब से अगर हम इसको करें, यानी 5 गुना होता है, 5 गुने का मतलब 100 मिनट, यानी करीब 2 घंटे का वीडियो ये बनना चाहिए। तो इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो अगर कोई व्यक्ति आज पहली बार ये देख रहे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, डिटेल एनालिसिस जो है मैं करने वाला हूँ। और ये प्रीमियर आता है आपका, यानी कि मैं लाइव नहीं आता हूँ, अभी रिकॉर्ड करके डालता हूँ। बहुत जल्दी जो है मैं इसका प्रीमियर लेके आने वाला हूँ। तो उसमें हम कई सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपके डाउट जो होंगे हम लाइव ही उसको सॉल्व भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।